कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे और आपने पिछले लेसन्स रिवाइज किए होंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किए होंगे। तो अभी हम नाउन्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने टाइप्स ऑफ नाउन्स किए और उनके नंबर्स किए और आज हम जेंडर्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नाउन्स हैं इसके मेन तो दो ही जेंडर्स होते हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, परंतु इसके अलावा भी कुछ और होते हैं, तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे मैस्कुलिन जेंडर में क्या आ जाते हैं, पुलिंग जिसे बोलते हैं हिंदी में, पुलिंग, कॉक, ठीक है, एंड कॉक मुर्गा, फादर पिता, बैचलर, ठीक है, जिस लड़के की शादी नहीं हुई होती जिसे कुंवारा लड़का कहते हैं, बैचलर, BACHELOR, बैचलर। इसी तरह से विजर्ड, WIZARD, विजर्ड कौन होता है, जादूगर। तो ये सब मैस्कुलिन है, पुलिंग है, तो इनको मैस्कुलिन जेंडर्स कहते हैं। अब दूसरे होते हैं फेमिनिन जेंडर्स। जैसे कॉक का फेमिनिन जेंडर, ये कॉक होता है मुर्गा, हैन, ठीक है, मुर्गी। फादर, मदर, बैचलर, बैचलर मेड, ठीक है, जिस लड़की की अभी शादी नहीं हुई है तो मेड बोलते हैं। और क्या, स्त्रीलिंग जिसे बोलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर्स स्त्रीलिंग। अब एक होते हैं कॉमन जेंडर्स। कॉमन जेंडर्स में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों आ जाते हैं। जैसे बेबी या कोई इन्फेंट, ठीक है, बेबी बच्चा, अब ये नहीं पता वो बच्चा लड़का है या लड़की, छोटा, बहुत छोटा बच्चा जो होता है। तो इसी तरह चाइल्ड, बच्चे को भी हम कहते हैं वो चाइल्ड, दैट चाइल्ड इज प्लेइंग। अब चाइल्ड में ये नहीं पता लड़का खेल रहा है या लड़की खेल रही है, तो ये कॉमन जेंडर्स इनको बोलते हैं। इसी तरह पेशेंट, मरीज, ठीक है, जब तक हम बताएंगे नहीं कि मरीज कौन है, लेडी है, जेंट्स है या लड़का है, लड़की है, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो ये कॉमन जेंडर्स होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से एक होते हैं फोर्थ टाइप के न्यूटर जेंडर्स होते हैं। न्यूटर जेंडर्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि जिन चीज़ों में जान नहीं होती और उनको हम न्यूटर जेंडर में लेते हैं। जैसे बुक, चेयर, पेंसिल, ये सब न्यूट्रल जेंडर में आ जाते हैं। इस तरह से हम 4 तरह के जेंडर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ज़्यादातर जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, हमने नाउन्स किए थे जो इनकी टाइप्स की थी, कलेक्टिव नाउन्स, मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं, ये ज़्यादातर न्यूट्रल जेंडर में आते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स जैसे टीम, क्लास, ये न्यूट्रल जेंडर में आ जाते हैं। इसी तरह मटेरियल नाउन्स, गोल्ड, सिल्वर, ये भी न्यूट्रल जेंडर में आ जाते हैं। और इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ऑनेस्टी, लाफ्टर, ये भी न्यूट्रल जेंडर में आ जाते हैं। तो ये इनकी क्लासिफिकेशन इस तरह से भी हो सकती है। कई बार ऐसे होता है कि हम कुछ लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो निर्जीव ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम पर्सोनिफाई करते हैं। जैसे हम बच्चों को कहते हैं चंदा मामा, इस तरह से, या उसको पर्सोनिफाई करते हैं। एक इंसान के साथ उसकी तुलना करना या उसको सजीव की तरह समझना, उसे कहते हैं पर्सोनिफाई कर देना, उसको किसी के साथ कंपेयर करना, किसी इंसान के साथ कंपेयर करना। तो कई बार लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स जब पर्सोनिफाई किए जाते हैं तो उनको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जब हम करेज या वायलेंस की बात करते हैं या कुछ इस तरह से जो मैस्कुलिन एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हम जैसे सूर्य, सन, एंगर, गुस्सा, ये हम मैस्कुलिन जेंडर की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से ग्रेस,
एंड जेंटलनेस जो होती है वो फेमिनिन जेंडर्स की तरह कई बार यूज करते हैं, जैसे पीस, शांति, लिबर्टी, आज़ादी, ठीक है, नेचर। नेचर क्या होता है? प्रकृति। ये चीज़ें, इनको हम पर्सोनिफाई कर रहे हैं, तो हम इनकी तुलना जैसे ये फेमिनिन जेंडर्स में ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी हम जेंडर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। बॉय, बॉय का क्या होगा? गर्ल, ठीक है। और नंबर बदलना है तो बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, ठीक है। वो होते हैं वचन बदलना, वचन बदलना। तो इसी तरह से कुछ और ले लेते हैं, जैसे नीग्रो। नीग्रो जैसे हबशी होते हैं, अफ्रीका में ज़्यादातर वो रहते हैं, तो उनका जेंडर बदलते हैं तो नीग्रेस बोलते हैं। लेडी के लिए नीग्रेस शब्द इस्तेमाल होता है, NEGRESS, नीग्रो, NEGRO, ठीक है। इसी तरह से एक्टर, ACTOR, तो उसके लिए एक्ट्रेस, ACTRESS, ठीक है। इस तरह से कई जेंडर्स बदलने के लिए RO के बाद जब उसका जेंडर बदलते हैं तो RESS का प्रयोग किया जाता है। इसमें कई एक्सेप्शंस भी होती हैं, वो भी हमें साथ साथ समझनी चाहिए, ताकि हमें, ये भी बहुत होती हैं एक्सेप्शंस, अपवाद, ठीक है। इसी तरह से और जेंडर्स हैं, जैसे होस्ट। होस्ट कौन होता है? मेजबान। होस्ट का होस्टेस, लेडी मेजबान है तो होस्टेस, जैसे एयर होस्टेस होती हैं। मेजबान कौन होता है? जब कोई गेस्ट किसी के घर जाता है तो जिसके घर जाता है उसे मेजबान बोलते हैं या होस्ट बोलते हैं, और जो आता है वो उसे गेस्ट बोलते हैं, और जिसके घर जा रहा है वो होस्ट होता है। होस्ट, होस्टेस। इसी तरह से पोएट, पोएटेस। पोएट कवि, पोएट का जब हम जेंडर बदलेंगे तो क्या होगा? पोएटेस। इसी तरह से हीरो, हीरोइन। हीरो, HERO, हीरो, HEROINE, हीरोइन। ये जो पर्दे पर, स्क्रीन पर फिल्में करते हैं, नायक, नायिका। इसी तरह से कुछ जो है वो ऑल टुगेदर बदल जाते हैं जेंडर्स, ज़रूरी नहीं कि इसी तरह से हो, आगे हीरो लगे ही। कुछ जेंडर्स जो हैं वो ऑल टुगेदर बदल जाते हैं, जैसे नेफ्यू, नीज, NIECE। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि इसके आगे IN नहीं लगाना या कुछ, ये ऑल टुगेदर बदल जाता है। नेफ्यू भतीजा, भतीजी, या भांजा, भांजी। नेफ्यू जो है, इसको PH, ये शब्द फ की तरह जो है इसको प्रोनाउंस करते हैं, नेफ्यू, ठीक है। और ये स्पेलिंग भी आपको साथ में लर्न करने पड़ेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। और भी कुछ होते हैं, जैसे ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का क्या होगा? सिस्टर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, इसका क्या होगा? सिस्टर इन लॉ, ठीक है। इसी तरह से, और इसका अगर हम नंबर बदलें तो क्या होगा? ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है। इसी तरह से कैट है, कैट के लिए हम क्या बोलेंगे? शी कैट, शी कैट, ठीक है। और इसी तरह से मिल्कमैन, तो इसका क्या होगा? मिल्क मेड, मिल्क मेड, ठीक है। जो मिल्कमैन जो दूध बेचने वाला होता है, ठीक है। इसी तरह से कुछ और जेंडर्स होते हैं, जैसे बॉयज होते हैं, लड़के, और जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं उनको लैड बोलते हैं।
युवा लड़के जो होते हैं, लैड, अभी उनकी शादी नहीं हुई होती तो लैड बोलते हैं। तो इसी तरह लड़कियां, उनको लैस, LASS बोलते हैं। और इसी तरह से मैडम, मैडम कल मैंने आपको इसका वो भी पिछले लेसन में बताया था, इसका प्लूरल मेदाम होता है। और मैडम का जो जेंडर्स बदलेंगे तो क्या होगा, मत्स्य, MONSIEUR, मत्स्य, मिस्टर। ये फ्रेंच शब्द है और ये भी फ्रेंच शब्द है, इसको छोटा करके लिखा हुआ है क्योंकि फ्रेंच में MADAME होता है स्पेलिंग, मादाम बोलते हैं उसको, मादाम, मादाम मत्स्य। परंतु यहाँ इंग्लिश में मैडम बोलते हैं या मैम बोलते हैं, तो MONSIEUR। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड कौन होता है, जिम्मेदार, ठीक है। और इसका क्या होगा, लैंड लेडी। इस तरह से हम अलग अलग तरह के जेंडर्स बदल सकते हैं। ये अलग अलग क्लासिफिकेशंस देखकर उनको हमें लर्न करना पड़ेगा और उन जेंडर्स को हम जब लर्न कर लेंगे तो हम बोलने में हमें सुविधा होगी। अब हम नाउन्स के केस के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी नाउन्स किस तरह से प्रयोग होते हैं, इसके क्या फंक्शंस हैं, क्या कार्य हैं। जैसे पहले होता है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, नाउन को वर्ब के सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। राम राइट्स अ लेटर, अब राम सब्जेक्ट है और इसके पीछे वर्ब आया है, वर्ब का सब्जेक्ट जो है राम है, तो इसे कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये पहला केस है, इसे नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, नॉमिनेटिव केस ऑफ द नाउन, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन लिखता है लेटर, राम, ठीक है। इस तरह से ये जो सब्जेक्ट होता है ये नॉमिनेटिव केस में आ जाता है। सेकेंड है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, दूसरी तरह से जो नाउन है ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। जैसे सीमा सैंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग, जो वर्ब के बाद आता है। सब्जेक्ट जो है ये वर्ब से पहले आता है, ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद आता है। ये ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं इसे, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द नाउन। पहला था नॉमिनेटिव केस ऑफ द नाउन, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द नाउन, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, राम राइट्स अ लेटर, अ लेटर, ठीक है। इस तरह से जो है ऑब्जेक्टिव केस होता है। और कई बार दो ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे ही गेव हरी अ वॉच, उसने हरी को एक घड़ी दी। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से, एक तो ही गेव हरी, हरी एक ऑब्जेक्ट है, अ वॉच ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं। और जो सजीव होता है, जो इंसान है जो पहले आया, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो निर्जीव होता है जो बाद में आया, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द नाउन होते हैं। यानी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ही गेव हरी अ वॉच, हरी क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है, वॉच भी ऑब्जेक्ट है, परंतु हरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और वॉच डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और कई बार जो नाउन्स हैं वो, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्रेपोजिशन के बाद भी आते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में आ जाते हैं। जैसे सुनील गोज टू दिल्ली, अब गोज टू प्रेपोजिशन है, ठीक है। सुनील गोज टू दिल्ली, सुनील कहाँ जाता है, टू दिल्ली, दिल्ली। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट आ गया था ना, सीमा सैंग अ सॉन्ग, वर्ब के बाद एकदम से आ गया था, परंतु यहाँ पर प्रेपोजिशन के बाद आया ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद नहीं आया, प्रेपोजिशन के बाद आया। इसे बोलते हैं दिस इज गवर्न्ड बाय प्रेपोजिशन। ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, परंतु दिस इज गवर्न्ड बाय प्रेपोजिशन, पहले प्रेपोजिशन आ गई, ऑब्जेक्टिव केस गवर्न्ड बाय प्रेपोजिशन। यहाँ पर सीधे ऑब्जेक्ट्स आ गए थे वर्ब के बाद, गेव हरी अ वॉच,
ये हरी और वॉच, इसी तरह sang a song, यहाँ पर सॉन्ग ऑब्जेक्ट सीधा इसके वर्ब के बाद आया था, परंतु यहाँ सीधा वर्ब के बाद नहीं आया, यहाँ प्रेपोजिशन के बाद आया, तो इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट गवर्न्ड बाय प्रेपोजिशन। अब एक होते हैं पोजेसिव फॉर्म ऑफ द नाउन। पोजेसिव फॉर्म ऑफ द नाउन्स क्या होते हैं? जैसे मोहन्स फादर हैज गॉन आउट। मोहन्स फादर, किसके फादर? मोहन के पिता। मोहन, अब मैं आपको 2 सेंटेंसेस लिख के देती हूं। मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन्स फादर हैज गॉन आउट। अब यहां पर मोहन सीधा यूज किया, यहां पर मोहन्स, ये इस तरह से एस क्यों लगाया? क्योंकि ये पोजेसिव फॉर्म है, मोहन के पिता। ठीक है, मोहन के पिता, दिस इज कॉल्ड पोजेसिव फॉर्म ऑफ द नाउन, जिसमें अधिकार होता है। जो किसी की चीज होती है या किसी का रिश्तेदार होता है, रिलेशन होता है, तो वहां पर एपोस्ट्रोफ लगाकर एस लगाया जाता है। इस तरह से यहां पर नहीं लगेगा। ठीक है, इसी तरह से आप देखते हैं गर्ल्स बुक। गर्ल्स बुक, लड़की की किताब। लड़की की किताब, अब एक लड़की है, उसकी किताब है, तो गर्ल बुक नहीं लिखेंगे, एपोस्ट्रोफ लगाकर एस लगाएंगे। ये पोजेसिव केस ऑफ द नाउन है। इसी तरह से अगर लड़कियां एक से ज्यादा है, गर्ल्स, अगर गर्ल्स हैं, अब लड़कियों की किताब है, तो फिर गर्ल्स बुक कैसे लिखेंगे? यहां पर एस के बाद एपोस्ट्रोफ लगेगा। लड़कियों की किताब, ये जो सिंगल में एक लड़की है तो गर्ल के बाद एपोस्ट्रोफ लगा, और ज्यादा लड़कियां हैं तो गर्ल्स लिखकर फिर एपोस्ट्रोफ लगा। इसका मतलब है लड़कियों की किताब। अगर हम ये एपोस्ट्रोफ नहीं लगाते तो गर्ल्स बुक ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं लगेगा, एपोस्ट्रोफ लगाना जरूरी है। ठीक है, ये पोजेसिव केसेस हैं। इसी तरह से आप कह सकते हैं बॉयज फुटबॉल। बॉयज फुटबॉल, ठीक है, लड़कों का फुटबॉल, तो ये भी पोजेसिव केस है ऑफ द नाउन। अब कुछ जो शब्द होते हैं, जैसे जो प्लूरल में जो है एस नहीं लगता, तो वो इस तरह से हो जाते हैं। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, अब बच्चों के खिलौने हैं, तो चिल्ड्रंस पहले प्लूरल आप बनाएंगे, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन लगाकर एपोस्ट्रोफ लगाएंगे, चिल्ड्रंस टॉयज, बच्चों के खिलौने। ठीक है, दीज आर द चिल्ड्रंस टॉयज, ये बच्चों के खिलौने हैं। ठीक है, अब कुछ चीज होती है जो समय का बोध कराती है, तो वो भी पोजेसिव फॉर्म में आ जाता है, जैसे अ ईयर्स टाइम, एक साल का समय। ठीक है, उसको टाइम ऑफ द ईयर नहीं बोलेंगे, अ ईयर्स टाइम, एक साल का समय। तो इस तरह से ये जो शब्द हैं ये क्या कर रहे हैं, जो पोजेशन, अधिकार का बोध करा रहे हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर, भारत सरकार का ऑर्डर। अब इंडिया लिखा, इंडिया के बाद एपोस्ट्रोफ लगा के एस लगा दिया। ठीक है, गवर्नमेंट वैसे ही सीधा लिखना है, और भारत सरकार का ऑर्डर,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर नहीं होगा, यहाँ अपोस्ट्रोफ लगा के एस लगेगा। इस तरह से अगला केस है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब क्या होता है? जो कि वर्ब के पूर्ण भाव को प्रकट करता है। जैसे राजेश इज अ स्टूडेंट। अब अगर हम इस सेंटेंस को इज तक खत्म कर दें, यानी तो ये भाव पूरा नहीं होगा। राजेश इज क्या? राजेश इज, कोई मतलब नहीं ना बन रहा। इज है लिंकिंग वर्ब। ये जो लिंकिंग वर्ब है, ये लगाकर हम इसका भाव प्रकट करने के लिए अ स्टूडेंट का शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि राजेश कौन है। ठीक है, तो क्या बनेगा? राजेश इज अ स्टूडेंट। तो वर्ब का इसका पूरा भाव प्रकट कब हुआ? जब इसके पीछे हमने ऑब्जेक्ट को लगाया, अ स्टूडेंट लगा दिया, तब ये कंप्लीट सेंटेंस बना और इसका अर्थ भी निकला। इसी तरह से ही बिकेम अ सोल्जर। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब यहां पर क्या है? सोल्जर। ही बिकेम, अगर आप ये कहें ही बिकेम अ क्या, वो बन गया। क्या बन गया? भाव पूरा नहीं हुआ। भाव पूरा कब होगा? जब बताएंगे कि वो सोल्जर बना या टीचर बना या हेडमास्टर बना या कौन बना। तो ही बिकेम अ सोल्जर, वो सिपाही बन गया। तो यहाँ पर ये जो कुछ वर्ब्स होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स जिन्हें कहते हैं, जैसे इज, एम, आर, बिकम, फील, ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। इनके साथ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब लगाया जाता है ताकि भाव पूरा हो जाए। बात समझ आ रही है ना? तो ये जैसे इज के साथ ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब लगाया, बिकेम के साथ ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब लगाया। इस तरह से ये जो यूज ऑफ द, इसका फंक्शन, जो चौथा जो अगला फंक्शन है, ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। अब कुछ होते हैं केस इन एपोजिशन। ये जो नाउन का केस इन एपोजिशन, यानी इसका क्या फंक्शन होता है एपोजिशन में। एपोजिशन APPOSITION। अब इसमें जैसे विपुल, अवर मॉनिटर स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। अब हम बात क्या कर रहे हैं? विपुल की। विपुल कौन? अवर मॉनिटर। ठीक है, ये इसका जो दूसरा नाउन है, ये जो दूसरा नाउन है विपुल अवर मॉनिटर, हम समझा रहे हैं कि कौन से विपुल की बात कर रहे हैं। ये जो दूसरा नाउन है, ये दिस इज कॉल्ड द केस इन एपोजिशन। एपोजिशन का केस है ये, जो बता रहा है कि विपुल है कौन। विपुल हो सकता है स्कूल में 10 विपुल पढ़ रहे हैं। अवर मॉनिटर, जो हमारा मॉनिटर है, स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, वो क्लास में फर्स्ट आया। तो जो दूसरा नाउन है, ये जो दूसरा हमने नाउन यूज किया, ये पहले नाउन का एपोजिशन होता है, केस इन एपोजिशन होता है। ठीक है, इसी तरह से डेली, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज माई नेटिव प्लेस। दिल्ली, दिल्ली तो खैर सबको पता ही है, दिल्ली एक ही है, परंतु कई शहर होते हैं जो ज्यादा उनके नाम होते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली को हम कैसे समझा रहे हैं? दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है। कैपिटल ऑफ इंडिया, ये एपोजिशन का केस है। साथ में स्ट्रेस करने के लिए बताया कौन सी दिल्ली। ठीक है, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज माई नेटिव प्लेस, वो मेरी जन्म भूमि है। नेटिव प्लेस क्या होता है? जन्म भूमि। इस तरह के जो केसेस ऑफ एपोजिशन होते हैं, ये नाउन्स में प्रयोग होते हैं। ये नाउन का ही फंक्शन है जब हम स्ट्रेस करके किसी बात को समझाते हैं। तो जो दूसरा नाउन होता है, ये पहले नाउन का एपोजिशन होता है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस होते हैं। नॉमिनेटिव केसेस ऑफ एड्रेस होते हैं, वो क्या होते हैं? जैसे इसको नॉमिनेटिव केसेस ऑफ एड्रेस भी कहते हैं। नॉमिनेटिव केस ऑफ एड्रेस भी कहते हैं और इसे वोकेटिव
इसे वोकेटिव केस भी कहते हैं। वोकेटिव केस ये क्या होते हैं? वोकेटिव केस जैसे गीता सिट डाउन। वोकेटिव केस, उसको बुलाया है, किसी को बुलाकर, स्पेसिफिक पर्सन को बुलाकर उसको ऑर्डर किया है, सिट डाउन, गीता सिट डाउन। तो इसमें गीता जो है ये वोकेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस ऑफ एड्रेस है, यानी उसे एड्रेस किया है गीता को, सिर्फ गीता को ही एड्रेस कर रहे हैं कि सिट डाउन, और किसी को नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से वॉइस लिसन टू मी। लिसन टू मी, अब यहाँ पर लड़कों को कह रहे हैं, हो सकता है वहाँ लड़के लड़कियां सब बैठे हैं, तो हम वोकेटिव केस यूज कर रहे हैं, बॉयज, उनको बुला रहे हैं लिसन टू मी, मेरे को सुनो। इसको लिस्टन नहीं बोलते, टी साइलेंट होता है। लिसन टू मी, लिसन मीन्स सुनना। ठीक है, या हम किसी को कहते हैं कम हियर बॉय, कम हियर बॉय। अब हम एक लड़के को कह रहे हैं, उस लड़के को कम हियर, तो ये भी वोकेटिव केस है जो कि किसी एक लड़के को बुलाया गया है। इस तरह से नाउन्स के जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं, इनकी अलग अलग यूजेस होती हैं, और ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है इसमें। ये अगर हम समझ लें तो हमें इंग्लिश समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो आशा है आप ये सभी जो आज हमने किए, जेंडर्स भी किए और इनके केसेस, नाउन के केसेस भी किए, इनको आप फिर से रिवाइज करेंगे और कुछ सेंटेंसेस बनाकर देखेंगे, जिससे आपको अच्छी तरह से ये नाउन्स की यूजेस समझ आ सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, स्टे ब्लेस्ड।